हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम अपनी क्लास पढ़ रहे थे जेएसटी के लिए। इसमें हमारा पेडागोजी का सेशन चल रहा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और अच्छा, बिफोर आई मूव टू दिस लेक्चर, आपके जो पिछले दो लेक्चर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह आज पहुंच जाएंगे। और नेक्स्ट मेरी ये रूटीन होगी कि मैं आप लोगों को जो भी हमारा लेक्चर होगा उसके एमसीक्यूज़ भेज दिया करूँगा, और उनके जो आंसर्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो लेक्चर 3 है, इट इज़ अबाउट लेसन प्लानिंग। इसके जो हमारे एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं आपको डालता हूँ, और उसके बाद फिर उनके जो की होगी वो हम अगले लेक्चर नंबर 4 में, अगला लेक्चर 4 शुरू करने से पहले 5-10 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। ओके जी। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम मेरे पास है, सामने है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या चीज़ होती है? देखें जी, लेसन प्लानिंग जो है ये हमारा बहुत ही वाइटल कंपोनेंट है टीचिंग का। हम लोग शायद इसको एज अ टीचर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन जहाँ पे जो प्रैग्मेटिक या प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है ना, ये भी हमें कुछ पॉलिसीज़ का भी सॉरी कुछ फ़िलासफ़ीज़ और साइकोलॉजी का भी पता होना चाहिए एजुकेशन के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं। फ़िलासफ़ी कह लें या इसको साइकोलॉजी कह लें। ये प्रोग्रेसिविस्ट एजुकेशन जितनी भी है, जो कि हमारे यूएस के अंदर चल रही है, यूरोप के अंदर चल रही है, और जिसकी वेव अब पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान का करिकुलम आपको पता है सारा, अब वो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है। स्पेशली जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जितना भी करिकुलम के ऊपर काम किया हुआ है वो सारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि नित नए आइडियाज़ या नित नई जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको करिकुलम के अंदर इंटीग्रेट किया जाए। ये प्रोग्रेसिविस्ट एजुकेशन मानती है। इंटीग्रेट का मतलब क्या है कि मसलन आज सिंगल नेशनल करिकुलम हमारा 2020 में बना, और उसके बाद आपने देखा कि कोविड आया। कोविड के यकदम बाद हमारे सामने एआई आया। हालांकि एआई जो है वो पहले से ही उसके ऊपर बड़ी अरसों से, मुद्दतों से, डेकेड्स से काम हो रहा था, लेकिन हमारे सामने एआई आया है 2020 के बाद। तो अब देखें, अब आपको पर्टिकुलरली पंजाब की अगर बात करें, और सिंध का और पंजाब दोनों का करिकुलम जो है वो काफ़ी अपडेटेड रहता है। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन ने कहा है कि आप अपने करिकुलम के अंदर एआई को शामिल करें, एआई के जो चैप्टर्स हैं, बल्कि हमारी पूरी यूनिवर्सिटीज़, हायर एजुकेशन ने अब एआई को इंटीग्रेट कर दिया है कि आपके हर कोर्स में, भले आप इस्लामिक स्टडीज़ में बीएस कर रहे हैं, भले आप कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, मैथ्स में कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं, एआई का एक मुकम्मल कोर्स आपको करवाया जाएगा। तो ये जो नई नई इनोवेशंस हैं इनको करिकुलम के अंदर शामिल करना इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम कहलाता है, और ये बेस्ड है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो कहती है कि भाई उसकी जितनी भी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनमें से एक टीचिंग स्ट्रेटजी लेसन प्लानिंग भी है। लेसन प्लानिंग, याद रखिएगा, एक टीचिंग स्ट्रेटजी है। यूजली या ट्रेडिशनली क्या होता है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, क्लासरूम के अंदर आते हैं और टेक्स्ट बुक लेते हैं, टेक्स्ट बुक निकाली, कल वाला सबक देखा, उसको आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। यूजली हमारा जो मेथड है, टीचिंग मेथड जो है वो टेक्स्ट बुक रीडिंग का मेथड है। और हमारे यहाँ ये प्राइमरी क्लासेस से लेकर इवन हमारी सेकेंडरी और मैट्रिकुलेशन की क्लासेस तक, इवन हमारे कॉलेजेस में भी ज़्यादातर टीचर्स ऐसे ही करते हैं कि बुक रीडिंग करवाते हैं और बुक रीडिंग से अपना सिलेबस ख़त्म करवाते हैं। लेकिन इस अप्रोच को या इस टीचिंग स्ट्रेटजी को प्रोग्रेसिव स्ट्रेटजी नहीं माना जाता, इसको फैसिलिटेटिव स्ट्रेटजी नहीं माना जाता, इसको पार्टिसिपेटिव स्ट्रेटजी नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अंदर सिंपल आप बस टेक्स्ट बुक रीडिंग कर रहे हैं, अपना सिलेबस ख़त्म करते हैं और वो चले जाते हैं। हालांकि जितनी भी प्रोग्रेसिव या प्रैग्मेटिक एजुकेशन है वो मानती है कि आप बच्चे को फैसिलिटेट करें, आप बच्चे को पार्टिसिपेट करें। दो वर्ड्स हैं, टीचर का एक रोल होता है। आगे जाके हम जब टीचिंग मैथडोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे टीचर का रोल इन लर्निंग प्रोसेस और स्टूडेंट का रोल इन लर्निंग प्रोसेस पढ़ेंगे। तो टीचर वही, यही होगी बातें जो मैं अब करने लगा हूँ। टीचर का रोल जो होता है वो या तो अथॉरिटेटिव रहता है, या पार्टिसिपेटिव रहता है, या फैसिलिटेटर रहता है। सो अगेन, जो हमारी प्रोग्रेसिविस्ट एजुकेशन है ये हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को निगेट करके एक नई स्ट्रेटजी लेसन प्लानिंग लेकर आई हैं, और ये मानते हैं कि जब भी एक टीचर ने क्लासरूम में जाना है, यहाँ पे हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ये मानते हैं कि जब भी हमारा जो टीचर है वो क्लासरूम के अंदर जाता है तो उसको चाहिए कि वो मुकम्मल
तौर पर प्रिपेयर होकर जाए, उसको आइडिया हो कि मैंने क्लासरूम में जाके क्या पढ़ाना है, बच्चों ने जो पढ़ना है बच्चों को पता हो कि हमने क्या पढ़ना है, और जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द लेसन प्लान। लेसन प्लान के ना कुछ एलिमेंट्स हैं, अभी उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक सेकंड। सॉरी। अच्छा जी, अब पहले तो हम लेसन जो प्लानिंग है इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ कि व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग, व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग। और व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि वाई लेसन प्लानिंग। ठीक है, ये भी बात मैंने कर ली। ये बात हो चुकी है कि जब भी कोई ट्रेडिशनल हमारा क्लासरूम है उसके अंदर टीचर आता है और उस अगर वो सिंपल हमें टेक्स्ट बुक रीडिंग के ज़रिए पढ़ा कर जाता है या वो हमें लेक्चर के ज़रिए पढ़ा कर जाता है, तो उसका जो रोल है उसको ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव रोल माना जाता है, अथॉरिटेटिव रोल। और ये जितनी भी हमारी प्रोग्रेसिव या प्रेगमेटिक एजुकेशन है वो इसको नेगेट करती है। वो मानते हैं कि इससे लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफ़ेक्टिव लर्निंग। तो लर्निंग के इफ़ेक्टिव होने के लिए वो कहते हैं कि आपके टीचर को और आपके स्टूडेंट को दोनों के पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। उस प्लान ऑफ एक्शन को इन्होंने नाम दिया हुआ है लेसन प्लानिंग। अब लेसन प्लानिंग में होता है क्या है कि जब भी एक टीचर ने क्लासरूम के अंदर जाना है, यू पीपल आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस टर्म, मतलब आप सब लोग जानते हैं कि लेसन प्लानिंग कोई चीज़ है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, लेसन प्लानिंग की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक इसकी जो टेक्सचुअल डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं जी। कहता है कि टीचर्स डिटेल स्ट्रक्चर रोड मैप फॉर अ स्पेसिफिक क्लास। ये देखिए, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे ना, इस डेफिनेशन के अंदर ही लेसन प्लानिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें नज़र आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वो क्या कर रहा है, कह रहा है डिटेल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉर अ स्पेसिफिक क्लास, यानी कि किस क्लास को पढ़ाना है उसके लिए एक रोड मैप होना चाहिए। आउटलाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आउटलाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि उसके अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। आपके लेसन प्लानिंग के अंदर आपका एक रोड मैप हो, वो किस क्लास के लिए हो, उसके अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके ऊपर हमारी एक पूरी अभी डिस्कशन होने वाली है और बहुत मज़ेदार डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। यू विल पीपल एंजॉय दिस। उसके बाद कंटेंट, देखो कंटेंट कितना ज़रूरी है कि कंटेंट क्या पढ़ाना है। अगर आपको याद हो तो मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था, ये ट्रायंगुलर प्रोसेस आपने याद रखना है। ये लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस से मुराद के बच्चे किस तरह से सीखते हैं। इसमें टॉप पे आता है आपका टीचर, यहाँ पे आपका कंटेंट है और आपका स्टूडेंट है। एक्चुअली इट इज़ अ ट्राइंगुलर प्रोसेस और ये हमेशा कॉन्टीन्यूस रहता है। ये आपने याद रखना, ये हमेशा कॉन्टीन्यूस रहता है और ये इन तीन चीज़ों के, तीन एलिमेंट्स के दरमियान रिवॉल्व करता रहता है। अगर कोई आपसे पूछता है ना कि लर्निंग प्रोसेस के कितने एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ आपने बताना है कि लर्निंग प्रोसेस के तीन एलिमेंट्स होते हैं, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक कॉन्टेंट। टीचर ने क्या पढ़ाना है वो कॉन्टेंट है, किन को पढ़ाना है वो हमारे स्टूडेंट है। तो देखो कॉन्टेंट जो है ये हमारे लेसन प्लानिंग का भी एक हिस्सा है। एंड मेथड्स, ये क्या टर्म इस्तेमाल की, मेथड्स। मेथड्स का मतलब कि कौन से मेथड के ज़रिए टीचर पढ़ाएगा। टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट, किसके लिए, टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट इंगेजमेंट। ये वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी बात की है कि जो हमारी प्रोग्रेसिविस्ट एजुकेशन है वो मानते हैं कि आपके टीचर का जो रोल है वो अथॉरिटेटिव रोल नहीं होना चाहिए या वो सिंगुलर रोल नहीं होना चाहिए। इससे क्या मुराद है कि सिर्फ एज टीचर आया, मर्ज़ी से सबक पढ़ाया और चला गया। इंगेज करना चाहिए टीचर को, बच्चों को पार्टिसिपेट कर रहा हो, वो जो भी लर्निंग और जो भी टॉपिक उसने पढ़ाना है उसमें बच्चों को इंगेज रखे, थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू क्विजेज, थ्रू इंटरव्यूज़, थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शंस या बॉडी लैंग्वेज या इस तरह की चीज़ों से इंगेज रखे बच्चों को। एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और इंगेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए या मैक्सिमाइज करने के लिए एक रोड मैप जो होता है उसको हम लेसन प्लानिंग बोलते हैं। अब ये जितनी भी वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन या सर्कल किया है ये एक्चुअली हमारे लेसन प्लानिंग के एलिमेंट्स माने जाते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट थ्योरीज हैं। कोई किसी अप्रोच के मुताबिक लर्निंग जो लेसन प्लानिंग है इसके 5 एलिमेंट्स हैं, किसी के मुताबिक 7 एलिमेंट्स हैं, किसी के मुताबिक 10 एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली जो एक लेसन प्लान होता है उसके 3 मैंडेटरी एलिमेंट होते हैं, वो लाजमी होने चाहिए।
उसके बाद बाकी उसके अंदर जो मर्ज़ी गुड़ डालें वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं लेसन प्लानिंग के, वो याद रखने, वो नीचे लिखे हुए हैं। अच्छा जी, आगे इफेक्टिव प्लानिंग से होता क्या है? ये प्लानिंग कहा है ना कि एक रोड मैप होता है लेसन प्लान, तो रोड मैप का मतलब कि उसने एक प्लानिंग की होती है। तो इस इफेक्टिव प्लानिंग में क्या होता है? इफेक्टिव प्लानिंग इंश्योर्स अलाइनमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अलाइनमेंट। आपके करिकुलम में शामिल नहीं है, अगर शामिल होता तो मैं आपको वहाँ पे ये टर्म पढ़ानी थी, करिकुलम अलाइनमेंट। करिकुलम अलाइनमेंट का क्या मतलब है? मैं इसके लिए ना एक अलग से डेफिनेशन यहाँ पे स्लाइड डाल लेता हूँ ताकि मैं आपको पढ़ा सकूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों का बनाता रहूँ, मैं जो भी बात करूँ, जो भी रेलेवेंट बात हो मैं ज़रूर डिस्कस करूँ। करिकुलम अलाइनमेंट एक टर्म है, आप लोगों ने ये शायद पढ़ी हो। करिकुलम अलाइनमेंट, अगर आप लोगों ने बीएड किया है तो आपने वहाँ पे लाजमी करिकुलम डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक टर्म आप लोगों ने करिकुलम अलाइनमेंट पढ़ी होगी। करिकुलम अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? करिकुलम अलाइनमेंट का मतलब होता है, ये बैटरी ना डेड हो जाए। करिकुलम अलाइनमेंट का मतलब भाई ये होता है कि आपका जो करिकुलम है, इससे भी अगर ज़रूरी पीछे चले जाएं तो अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में बताया था देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के 4 कंपोनेंट्स हैं, याद है? सबसे पहले क्या आता है? एम्स। उसके बाद क्या आता है? कंटेंट। उसके बाद आते हैं आपकी टीचिंग मेथड्स, याद है? ये आपको पूछा भी जाएगा एमसीक्यूज़ में। और उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। तो अगर आपको याद हो, मैंने डिटेल में आपको बताया है कि जो एम्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरह का होगा। मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी के अंदर इस्लामिक स्कॉलर्स पैदा हों, तो भाई आप अपने कंटेंट में इस्लामियात को शामिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर जानने वाले लोग ज़्यादा हों या कंप्यूटर टेक्नोलॉजिस्ट हों, तो आप कंप्यूटर की लिटरेसी जो है, कंप्यूटर लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी, उसको अपने सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे। तो आपके एम्स कंटेंट के साथ मैच करते हैं। इस टर्म को एजुकेशन की लैंग्वेज में, करिकुलम की लैंग्वेज में, पेडागोजी की लैंग्वेज में करिकुलम अलाइनमेंट कहा जाता है। ठीक है, करिकुलम अलाइनमेंट। ओके, तो लेसन प्लानिंग के अंदर इसको सॉफ्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया गया है कि जब आप लेसन प्लान करते हैं, अभी हम जब लेसन प्लान करेंगे ना, तो आपका जो एक एलिमेंट होगा टॉपिक, और टॉपिक के बाद उसके कुछ एलिमेंट्स हो, एक एलिमेंट आएगा लेसन प्लानिंग का, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वो वही चीज़ है, ऑब्जेक्टिव से मुराद एम्स ही है, यहाँ पे लें ऑब्जेक्टिव्स। तो आपका टॉपिक और आपके ऑब्जेक्टिव्स कितने मैच करते हैं, इस बात को करिकुलम अलाइनमेंट बोला जाता है। तो प्लानिंग इसलिए की जाती है कि आपका जो आपने जो सबक पढ़ाना है, उस सबक के पीछे जो मकासद तय हुए थे एजुकेशनल पॉलिसी मेकर्स ने या करिकुलम डेवलपर ने, जो मकासद तय किए थे, वो आपके टॉपिक के साथ कितने अलाइंड हैं। ये इंश्योर करने के लिए टीचर को चाहिए कि वो अपने लेसन प्लान के अंदर बाकायदा तौर पे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको शामिल करे, उनकी प्लानिंग करे। अदरवाइज़ वही होगा कि टीचर आया, उसने सबक पढ़ाया और पढ़ा कर चला गया। अगर उसने असेस नहीं किया, मैंने आपको शुरू में बात की थी, असेसमेंट जो है ये भी अभी हम बात करते हैं, ये भी एक एलिमेंट ऑफ करिकुलम है। तो एलिमेंट ऑफ लेसन प्लान है। अब अगर असेसमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब है लर्निंग ही नहीं हो रही। जब टीचर ने असेस नहीं किया तो लर्निंग नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो करिकुलम की अलाइनमेंट है, करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो अचीव ही नहीं हुए। सही है, तो बेसिकली इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि जब एक टीचर जो है वो अपना टॉपिक लिखता है, उसके साथ उसको ऑब्जेक्टिव्स का भी आइडिया हो, यानी कि उसने एक पूरा लेसन प्लान तैयार किया हुआ हो। ठीक, तो ये डेफिनेशन थी बेसिकली। यहाँ पे देखो वही बात लिखी गई। इफेक्टिव प्लानिंग का मतलब से क्या होता है कि जो लर्निंग गोल्स हैं, इट एंश्योर्स लर्निंग गोल्स ensures alignment between learning goals and activities featuring a clear introduction। इसमें क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, मिडल होता है पार्ट लेसन प्लानिंग का, और कंक्लूजन भी होता है, टिपिकली इंक्लूडिंग असेसमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और इस लाइन से मुराद ये है कि वो जो कंक्लूजन होता है ना, वो बेसिकली क्या होती है? असेसमेंट होती है। ये तो एक खाका है लेसन प्लानिंग की, एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, इसकी डेफिनेशन है। आगे नीचे जो 3 लिखे हुए, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग है। आप लोग ये
देखिए मैं 1 सेकंड के अंदर वापस आता हूँ। मैं वो बैटरी लगा लूँ जी। बैक ऑफ द चार्जर ला दिया जल्दी जा। सॉरी। ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग के कि एक लेसन प्लान जो है ना उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं ये 3, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके बाद जो आगे हम 6 या 7 एलिमेंट्स को मुकम्मल तौर पे पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको एक खाका बताऊंगा अपने सबक का, अपने एक लेसन प्लान का। अच्छा, एक लेसन प्लान के लिए ना एक उर्दू में वर्ड इस्तेमाल होता है, वो भी ज़रा नोट फरमा लें आप लोग। ये लगाओ उधर। दूसरी तरफ। एक सेकंड, ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दे। बाय चलो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं इसको रोक नहीं सका। ओके, तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जो बेसिक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है जी ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग। जब भी आप एक लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैं इनके ऊपर अभी डिटेल में बात करने लगा हूँ। ऑब्जेक्टिव फॉर स्टूडेंट लर्निंग कि बच्चों ने इस सबक के बाद सीखना क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर स्टूडेंट लर्निंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मैंडेटरी पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग। अगर लेसन प्लान के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर द लर्नर नहीं होते तो आपका लेसन प्लान मुकम्मल नहीं होता। उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को के लिए कंटेंट होना ज़रूरी है ऑब्वियसली, ठीक है। और उस कंटेंट को टीचर ने किस तरह से बच्चे को कन्वे करना है, जो कंटेंट है वो बच्चे को टीचर किस तरह से कन्वे करेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम बोलते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी, इसको हम मेथड्स भी बोलते हैं, मेथड एंड मटेरियल का नाम भी इसको देते हैं। इसको अलग अलग भी एलिमेंट के तौर पे लिखते हैं। इसको लर्निंग एक्टिविटी भी कहते हैं कि बच्चा किस एक्टिविटी के ज़रिए सीखेगा। ओके, और उसके बाद है जनाब जी स्ट्रेटजीज़ टू चेक अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे वर्ड है चेक। चेक का मतलब क्या होता है भाई? चेक का मतलब होता है इवेल्युएट, चेक का मतलब होता है असेस। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं स्ट्रेटजीज टू असेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटजीज टू एवेल्युएट अंडरस्टैंडिंग कि बच्चों ने क्या सीखा है, बच्चों को कितनी समझ आई है टॉपिक की। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो आपके लेसन प्लानिंग के अंदर ज़रूरी होते हैं। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दूसरा टीचिंग स्ट्रेटजीज और कंटेंट क्या है, और तीसरे नंबर पे असेसमेंट मेथडोलॉजीज कौन सी हैं। इसके अलावा कुछ हो ना हो, वंस अगेन आपके लेसन प्लानिंग ऑब्वियस है कि जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे होंगे तो उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर टॉपिक का नाम भी आता है। इट इज़ ऑब्वियस, इसको नोट कर लेना आप लोगों ने। सबसे पहला पार्ट जो एलिमेंट या पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग है वो है जनाब जी ऑब्जेक्टिव। दूसरे नंबर पे टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड कंटेंट, तीसरे नंबर पे असेसमेंट। अब ये होने चाहिए हर में, इसके अलावा आपका लेसन प्लान मुकम्मल नहीं होता। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे हैं जी हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम अब देखें। एसेंशियल एलिमेंट करिकुलम तो सॉरी यहाँ पे आ चुके थे ऊपर, जो मैंने ये बताई ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम है। तो इनको हम सिंपल एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम बोलते हैं। ये जो मैंने लिखे हैं एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम नहीं सॉरी, हम लेसन प्लान कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग या लेसन प्लान कह लें। अब इसमें से ये जो राइट साइड पे आपको लिखा नज़र आ रहा है ना, टॉपिक, डेट, सब्जेक्ट, क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट और इंस्ट्रक्शनल टाइम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब एक मुकम्मल जो लेसन प्लान होता है ना, मुकम्मल लेसन प्लान जिसके अंदर आपने हर चीज़ मेंशन करना होती है, उसके अंदर ये सबसे पहला पार्ट होता है और इसको कहा जाता है प्रीलिमिनरी पार्ट। लिमिनरी के स्पेलिंग क्या होंगे? PRELIMINARY, प्रीलिमिनरी पार्ट्स। ठीक है, ये प्रीलिमिनरी पार्ट है।
ठीक है। प्रीलिमिनरी पार्ट के अंदर क्या होता है, आपने सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं एटमॉस्फेयर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर का टॉपिक है। अब ये मुकम्मल एक टॉपिक है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या आता है, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर की कंपोजिशन आती है, एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स आ जाती हैं, उन लेयर्स के डिफरेंट नाम हैं, उन लेयर्स के इम्पैक्ट है हमारी अर्थ के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर है, इम्पैक्ट क्या है, और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एटमॉस्फेयर के। तो ये एक मुकम्मल बड़ा टॉपिक आ जाता है, यानी कि सबसे पहले आपका जो टॉपिक होता है वो लिखा जाता है। अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो उसके अंदर जो लेसन का नाम होता है या जो यूनिट का नाम होता है या जो चैप्टर का नाम होता है वो बेसिकली आपका जो है वो टॉपिक नेम होता है, ठीक है। और यूनिट या चैप्टर के अंदर मुकम्मल तौर पे आगे जाके फिर उसको फर्दर हम लेसन्स में डिवाइड करते हैं, तो वो भी लेसन का टॉपिक हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप एक लेसन पढ़ा रहे हैं या एक मुकम्मल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका टॉपिक हो जाएगा। डेट, किस दिन को आपने पढ़ाना है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है आपने, लेसन प्लान जो है ना, ये एक फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है, ये एक फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजी है, ठीक है। स्ट्रेटजी मैंने शुरू में बताया ये क्या है, ये एक टीचिंग स्ट्रेटजी है और ये एक फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजी है। फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजी का मतलब है कि ये काम अभी आपने करना है तो उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग हमेशा होती ही पहले है और फ्यूचरिस्टिक होती है। जब भी प्लानिंग कहीं पे की जाती है ना, किसी भी किस्म की प्लानिंग हो, वो एजुकेशनल हो, वो मैनेजेरियल हो, या वो टेक्सटाइल हो, या वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज़, वो प्लानिंग करती है और प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक रहती है और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपने डेट लिखना होती है कि आपने ये जो लेसन प्लान है ये किस दिन को पढ़ाना है, किस दिन के लिए रखा है, ठीक है। आप ये डेट डालेंगे। उसके बाद किस सब्जेक्ट से इसका ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे ये जो एटमॉस्फेयर है, आप कह लें कि इसका ताल्लुक है जी एवरीडे साइंस से, ठीक है। एवरीडे साइंस से इसका ताल्लुक है, या इसका ताल्लुक है जीके से। तो जो आपका सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, ज़रूरी तौर पे लिखेंगे, ये प्रिलिमिनरी पार्ट में लिखते हैं हम। उसके बाद कौन सी क्लास को पढ़ाना है आपने, बिलफर्ज आपने 8th क्लास को पढ़ाना है, आपने 5 क्लास को पढ़ाना है, आप वहाँ पे क्लास का नंबर लिखेंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, मसलन 40 हैं क्लास के अंदर, उस क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, 35 हैं, 30 हैं, ये लिखने हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रिलिमिनरी इसलिए ज़रूरी है कि एक टीचर पहले से मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर्ड होता है कि भाई मैंने जिस क्लास के अंदर जाना है उसके अंदर 40 बच्चे बैठे हैं, तो फिर उसके माइंड के अंदर एक पूरी फिल्म चल रही होती है कि मैंने उन 40 बच्चों को किस तरह से टैकल करना है, मैंने कौन से बच्चे को कितनी तवज्जो देनी है, कितना टाइम देना है। मतलब अगर 40 मिनट हैं तो मैं हर बच्चे को 1 मिनट, पूरे 1 मिनट के लिए देखूंगा, या मैं 2 मिनट के लिए देखूंगा, या मैं 3 मिनट के लिए देखूंगा। तो ये सारी प्लानिंग टीचर के माइंड में होती है। और इसी तरह अगर 100 बच्चे हों तो टीचर मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि मेरी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं। अच्छा, जब हम एक और बात है, जब हमने डेली क्लास के अंदर जाना होता है ना, तो हमें तो इन सारी चीज़ों का आइडिया होता है, हमें इन सारी चीज़ों का आइडिया होता है कि यार हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन सा बच्चा कहाँ पे बैठता है, और कौन सा बच्चा किस कैलिबर का है, कितने एप्टीट्यूड का है। बट समटाइम इसलिए भी कहा जाता है कि आप अगर आप डेली भी एक क्लासरूम के अंदर जाते हैं, वैसे मैं मानता हूँ कि जब आप लोग डेली एक क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो बच्चों के साथ आपका ना एक पर्सनैलिटी क्लैश आ जाता है। साइकोलॉजी की एक थ्योरी है, साइकोलॉजी की एक टर्म है पर्सनैलिटी क्लैश। आप 2 दिन 4 दिन जब सेम टाइप ऑफ बच्चों के पास जाते हैं तो एक पर्सनैलिटी क्लैश आप दोनों के बीच में डेवलप हो जाता है। बच्चे आपको सीरियस नहीं लेते, आप बच्चों को सीरियस नहीं लेते। तब वहाँ पे जाके आपको मैक्सिमम प्रोग्रेसिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करना होती ताकि आप बच्चों को इंगेज रख सकें। इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ये आप सारी चीज़ें अपने लेसन प्लान के अंदर शामिल कर लें, लेसन प्लान के अंदर डिसाइड कर लें कि मैंने सुबह क्लास को इस तरह से जाके मैनेज करना होता है, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शनल टाइम। इंस्ट्रक्शनल टाइम, इसको ड्यूरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको पीरियड टाइम भी कहा जाता है, ठीक है, कि आपने ये जो लेसन है ये कितनी देर में कंप्लीट करना है, ठीक है। यूजली हमारे क्लासरूम जो हैं, जो हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन है साइकोलॉजी के मुताबिक वो 40 से 45 मिनट होता है। जो हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन होता है, जो हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से अच्छी तरह से किसी चीज़ के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, उसको हम स्पैन ऑफ अटेंशन कह सकते हैं। तो स्पैन ऑफ अटेंशन की वजह से 40 से 45 मिनट हमारे क्लासरूम का जो ड्यूरेशन है वो रखा जाता है। तो हमने अब अपने लेसन प्लान को उस अकॉर्डिंगली लेकर चलना है। देखो, अगर हमारा लेसन बड़ा है, ठीक है, तो उसके
जैसे ये एटमॉस्फेयर, अब इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम बच्चों को कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाएंगे। एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम बच्चों को डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ाएंगे। अब फिर हर लेयर के बारे में इंडिविजुअली भी आपने जाके पढ़ना है कि इस लेयर के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है। मसलन स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ऊपर जाएँ तो प्रेशर बढ़ता है या कम होता है, टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है। ये सारी चीज़ें जब आप समझाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए आप जब ऑब्जेक्टिव्स लिख लेते हैं तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने हर ऑब्जेक्टिव को कितना टाइम देना है। ठीक है, ओके। तो अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आपका जो लेसन प्लान है उसका जो इंस्ट्रक्शनल टाइम, आपका जो लेसन है उसका इंस्ट्रक्शनल टाइम सिर्फ 40-45 मिनट हो। इट कैन बी ओवर डेज। मतलब आपके लेसन, आपने अगर पूरे चैप्टर का एक लेसन प्लान बनाया है उसके अंदर फिर आपके ऑब्वियसली जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी 8-10 होंगे। तो हर लेसन, हर जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसको आपने 30 मिनट दिए, 35 मिनट दिए, तो उस हिसाब से आपका जो लेसन प्लान है वो उसकी इंस्ट्रक्शनल टाइम जो है वो आप 4 डेज़ भी लिख सकते हैं, 5 डेज़ भी लिख सकते हैं, 1 वीक भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपका इंस्ट्रक्शनल टाइम किसके ऊपर, आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ओके, तो ये जो है पार्ट, इसको बोला जाता है आपका प्रीलिमिनरी पार्ट। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाए, ये हमारे जो लेसन प्लान है, जो ट्रेडिशनल लेसन प्लान्स जो बनते हैं, जो हमें सिखाए जाते हैं, उनके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहला है जी, फिर जब आपने ये वाला जो सारा हिस्सा नोट कर लिया है, जब आपने ये तय कर लिया कि हमारा टॉपिक ये, सब्जेक्ट ये, इतने बच्चे हैं, इतने टाइम में हमने उनको पढ़ाना है, तो उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो लेसन है आपका जो, अब अगली जो चीज़ है, अगला जो हिस्सा है आपके लेसन का, इसको डेवलपमेंट पार्ट बोला जाता है। इसको डेवलपमेंट पार्ट बोला जाता है। ये यहाँ पे इसलिए छूट गया कि यहाँ पे इसको लिखना था फाइनल पार्ट। ठीक है, फाइनल पार्ट सही हो गया। वो बुलेट्स थे ना तो उस वजह से ये बीच में आ गया समय। तो ये 3 हिस्सों में मैंने इसको कैटेगराइज किया। आप भी अपने लेसन प्लान को 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये जो पहला हिस्सा है जिसमें सिर्फ लेसन, टॉपिक, डेट, टाइम वगैरह, ये जो जनरल चीज़ें हैं इनके बारे में बात करना होती है, इसको हम प्रीलिमिनरी पार्ट बोलते हैं। दूसरे को हम डेवलपमेंट पार्ट बोलते हैं और तीसरे को हम फाइनल या फॉलो अप भी बोला करते हैं। इसका क्या मतलब है, डेवलपमेंट पार्ट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट पार्ट का मतलब ये है कि अब आपने अपने टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली आ जाना है, टॉपिक को किस तरह से लेकर चलना है। तो सबसे पहले जी आपने इंट्रोडक्शन टॉपिक का देना होता है। मतलब आपने बताना है कि आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। अब आप उसको छोटी सी एक डेफिनेशन या कोई छोटी सी स्टोरी या कोई छोटा सा हुक किसको बोलते हैं, कोई हुक जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो, कहानी हो सकता है, प्रोवर्ब हो सकता है, कोटेशन हो सकता है, वो आप दें। या सिंपल, ये ज़रूरी नहीं कि आप हुक वगैरह ढूंढ के लाएं, आप सिंपल उसको डायरेक्ट टॉपिक का इंट्रोड्यूस करवाएं कि वी आर गोइंग टू स्टडी एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर क्या है इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दें, ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए कि अब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ने लगें। अब देखें, ये ऐसे बहुत दफ़ा होता है कि क्लासरूम के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अटेंशन चाह रहे होते हैं। अब ऐसे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर है, हमने लर्निंग स्टाइल पढ़ा है, जो मॉडरेट लर्नर हैं, उनके लिए शायद ये चीज़ें ज़्यादा मैटर ना करें। ठीक है, तो जो बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसका आईक्यू ज़्यादा है, उसको पार्टिसिपेशन चाहिए होती है, उसको इंगेजमेंट चाहिए होती है। आपने देखा होगा अक्सर टीचर बच्चों को झिड़क रहे होते हैं। कोई भी बात करते हैं, बच्चा कोई क्लास के अंदर ऐसा होता है, क्लासरूम के अंदर कि वो फौरी जवाब दे रहा होता है, सर ये, तो टीचर झिड़क भी देता है समटाइम ऐसे कि यार तू तो चुप कर जा, तेरी मेहरबानी, मैं बाकियों को पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों को इंगेज करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो उनकी भी तो एक थर्स्ट होती है ना नॉलेज की। उनका दिल चाह रहा होता है कि हम मैक्सिमम जो है वो गेन करें, हम मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर बात करें, हमारे अंदर जो नॉलेज है वो फटाफट आ जाए। तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ये जो सेट इंडक्शन का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपने कोई इंट्रोडक्शन देना है, इंडक्शन सेट करनी। इंडक्शन का मतलब होता है स्टार्ट लेना। इसको हुक भी बोलते हैं, इसको स्टैट इंडक्शन भी बोलते हैं, इसको इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे एक जैसे नाम हैं। मतलब सेट इंडक्शन का मतलब आपने अब अपने टॉपिक को
क्लासरूम के अंदर सेट करना है, बच्चों को सेट करना है कि हम शुरू करने लगे। ठीक है, ओके। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है ना, जब आपने टॉपिक का नाम बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया, तो प्रीवियस नॉलेज या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप उसको उसके बारे में कोई प्रीवियस नॉलेज जो है वो बच्चों का चेक करें। बेसिकली होता है चेक करना। आप बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जो है वो चेक करें कि बच्चा इस टॉपिक के बारे में कितना जानता है। मसलन आप बच्चे से एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाने लगे हैं, आप बच्चे को एटमॉस्फेयर में के बारे में पढ़ाने लगे हैं, तो आप बच्चे से अर्थ के बारे में पूछ लें। आप बच्चे से सोलर सिस्टम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या खुद से भी बता सकते हैं कि बच्चों हमारा एक अर्थ सिस्टम है, हमारा एक सोलर सिस्टम है, उसके अंदर प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट में हमारा एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं। रहते क्यों हैं कि क्योंकि ओनली जो अर्थ प्लैनेट है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर पाया जाता है। अब जब आप इतनी सारी कहानी सुनाएंगे तो बच्चा अटेंटिव हो जाएगा। तो प्रोग्रेसिविस्ट क्या कहते हैं कि इन प्रोग्रेसिविस्ट यही कहते हैं कि आपने बच्चे को इंगेज करना है, आपने बच्चे की जो अटेंशन है उस अटेंशन को ग्रैब करना है। तो एक हुक सेट करें और बच्चे का प्रीवियस नॉलेज या तो उसको प्रीवियसली उस टॉपिक के बारे में बता दें या उसका प्रीवियस नॉलेज चेक कर लें। आप बच्चों से पूछ लें, भाई बच्चों बताओ अर्थ क्या होती है, बच्चा बोलेगा प्लैनेट है। अब आप बाकियों से पूछ लें, भाई प्लैनेट क्या होते हैं, या टोटल कितने प्लैनेट हैं, या पहले प्लैनेट कहाँ पे पाए जाते हैं। तो बच्चों को हो सकता है आइडिया हो, इससे पहले बच्चे पढ़ के आए होंगे। देखें, एटमॉस्फेयर नीचे जाके है, पहले बड़े लेवल पे आप पढ़ते हैं यूनिवर्स, फिर गैलेक्सी, फिर आप उसके अंदर सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, फिर प्लैनेट्स, फिर जाके अर्थ, और अर्थ में से आगे जाके एटमॉस्फेयर। तो नैरो डाउन आप चीज़ें करते हैं ना, मतलब मैं अब आप लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए बच्चों को हो सकता है पहले उन्होंने सूरज का, रोशनी का, चांद सितारों का पढ़ा हो, ज़मीन का पढ़ा हो, पानी का पढ़ा हो, हवा का पढ़ा हो। तो आप बताएं, इन सारी चीज़ों में से जो हवा है इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो बच्चा एक्चुअली क्या हो जाएगा, इंगेज भी हो जाएगा और टॉपिक से रिलेट भी कर लेगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके दिमाग से चली जाएंगी। तो एक चीज़, एक 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 कंसेप्ट या एक थ्योरी ये है। वेरी बैड, ये क्या? अच्छा, उसके बाद हैं जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम लगेगा। उसके बाद अलावा बाकी जो है वो सब तो हलवा ही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव को समझना। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव भाई क्या होते हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके लिए मैं ना एक अलग से स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर हमारा काफ़ी सारा टाइम लगेगा। ये इंट्रोडक्शन की बात भी हमने कर ली ऑफ द टॉपिक। उसके बाद ये बैकवर्ड डिज़ाइन, वही जिसको प्रीवियस नॉलेज बोलते हैं। उसके बाद हमारी ये आ गया टॉपिक हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अब जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं भाई, इसको समझना है बहुत अच्छी तरह से। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। स्लाइड नहीं ओपन हुई यार। ओके, अब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को भाई समझना है हमने। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछता है कि भाई स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का एब्रीवेशन क्या बनता है। तो इसका एब्रीवेशन आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। इससे मुराद है स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बाज़ जगह पे इसको स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब आपको अगर एमसीक्यू का पेपर आता है, उसमें आपको ऑप्शन दिया होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का, और आप कहेंगे तो सर ने तो कहा था कि सर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स आर बेसिकली दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। बेसिकली ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स टू डिफरेंट थिंग्स है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने याद रखना है कि एसएलओ से मुराद स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी लिया जाता है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स भी लिया जाता है। एक्चुअली में जब हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के तौर पे इसको लिखते हैं तो फिर खाली एलओ लिखा जाता है,
ठीक है, लर्निंग आउटकम। और जब इसकी बात की जाती है SLO लिखा होता है तो तब इससे मुराद होता है स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ऑलवेज इट मीन्स स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बट अगर किसी जगह पे मेंशन है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम तो फिर सही है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम भी इसका मतलब होता है। क्लियर है जी ये पॉइंट। अब सिर्फ डिफरेंस समझ ले। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई? ऑब्जेक्टिव एक फ्यूचरिस्टिक टर्म है। ऑब्जेक्टिव एक फ्यूचरिस्टिक टर्म है, मैंने बताया ना, ऑब्जेक्टिव एक फ्यूचरिस्टिक टर्म है, यानी कि हम क्या सीखेंगे, हम क्या सीखेंगे। मिसाल के तौर पे हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ये एक फ्यूचरिस्टिक टर्म है, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि आपका लेसन प्लान एक फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि आप फ्यूचर में ये काम करने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हमेशा फ्यूचर में लिखे जाते हैं। जब भी आप लेसन प्लान बनाएंगे तो अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुताबिक या जितना भी करिकुलम की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, टीचिंग की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, अब पंजाब में तो मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपका हर टीचर डेली जो भी सबक पढ़ाएगा वो उसका लेसन प्लान मुकम्मल तौर पर पहले दिन, उससे पहले वाले दिन मुकम्मल करके तैयार करके जाएगा, और वो इवेल्यूएट होता है, वो चेक होता है। तो ये प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में चल रही हैं। तो जब भी आप एक लेसन प्लान बनाएंगे आप हमेशा उसको फ्यूचर की शक्ल में लिखें, उसके अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फ्यूचर की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका मतलब हमेशा होता है कि ये काम अभी हमने करना है, ठीक है, ये काम हम करने वाले हैं, हमारा कोई टारगेट है तो वो हमने अचीव करना है। बट व्हेन अ टारगेट इज अचीव्ड, व्हेन रिजल्ट कम्स, जब आपका एक टारगेट अचीव हो जाता है, इसका मतलब ये अचीवमेंट एक बहुत प्यारा वर्ड है इस पेडागोजी के अंदर और इसी टॉपिक से रिलेटेड है, SLO के रिलेटेड। जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है या आपका कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, ठीक है, रिज़ल्ट आ जाता है या अचीव्ड, अब पास में लेके चला गया, मैं इसको पास में लेके चला गया, अचीव कर लिया है, तो आपका वो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बन जाता है। लर्निंग आउटकम से मुराद अब ये है, अब सुने, लर्निंग आउटकम से मुराद ये है कि इस सबक के बाद बच्चे ने क्या सीखा है, इस सबक के बाद बच्चे ने क्या सीखा है। मैंने बताया कि लेसन जो आपका करिकुलम है उसके 4 एलिमेंट्स हैं, अगर आपको याद हो, मैं ये दोबारा यहाँ पे ये देखो 4 एलिमेंट किस चीज़ के, आपके करिकुलम के 4 कंपोनेंट, एम्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड और इवैल्यूएशन। तो मैंने ये बताया था ये जो इवैल्यूएशन है इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन, कि हर टाइम आपकी इवैल्यूएशन हो रही होती है, किसकी, आपके टीचिंग मेथड्स की, कंटेंट की और एम्स की इवैल्यूएशन हर टाइम हो रही होती है। आप के टीचिंग मेथड क्या वो रिजल्ट दे रहे हैं जो आप चाहते हैं, क्या आपका कंटेंट उन एम्स को अचीव करने में मदद कर रहा है जो आपके एम्स थे या नहीं, ये इवैल्यूएशन है, ठीक है। तो ईयर एंड के ऊपर या मंथ एंड के ऊपर या टेस्ट या वीकेंड के ऊपर जब आपने टेस्ट लिया बच्चे का, ज़रा ध्यान से सुनना, वीकेंड या मंथ या ईयर एंड कुछ भी कह लें, जब आपने लिया है बच्चे का टेस्ट और टेस्ट के बाद आया है रिज़ल्ट, और अगर तो रिज़ल्ट आता है 90%, तो क्या आप इसका मतलब ये लेंगे ना कि जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे आपके टॉपिक के या आपके चैप्टर के वो अचीव हो चुके हैं, सही है। अब अगर वो अचीव हो चुके हैं, आप अपने हेडमास्टर को, आप अपने एजुकेशन के निज़ाम को बताना चाहते हैं कि हमने इस सबक की जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 90% अचीव हुए हैं, तो फिर आप वहाँ पे स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव का वर्ड नहीं लिखेंगे, आप लर्निंग आउटकम का वर्ड याद लिखेंगे। तो ये आप लोगों ने भाई याद रखना है, आउटकम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। आउटकम हमेशा पास्ट या एक्शन डन होता है, उस एक्शन डन के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको आउटकम बोला जाता है, और अगर अब आप कोई प्लान कर रहे हैं कोई चीज़ तो उसका जो टारगेट होगा उसको आप ऑब्जेक्टिव कहेंगे। तो ये मतलब यूँ कहा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम आर 2 सेम थिंग्स बट ऑन डिफरेंट एंड्स। एक साइड पे ऑब्जेक्टिव है, एक साइड पे आउटकम है। पहले ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो वो आउटकम रहता है, भले वो नहीं भी अचीव होता। फॉर एग्जांपल मतलब आपके बच्चों ने 20% हार्डली टोटल बच्चों का रिज़ल्ट आया है, मतलब क्लास में 40 थे, आपने साल के एंड पे टेस्ट लिया तो 40 में से 20 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया था वो अचीव नहीं हुआ, यानी कि जो आपकी लर्निंग आउटकम है वो सिर्फ 20% रही है,
सो मैंने अभी एक सेंटेंस के अंदर दोनों टर्म्स को दोनों टर्म्स को मैंने इस्तेमाल किया है, एंड आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बोथ आर ऑन द सेम थिंग्स बट ऑन डिफरेंट पाथ, यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑब्जेक्टिव अभी करना है और आउटकम अभी काम कर लिया है, तो ये डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों के बीच में। बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है कि SLO से मुराद स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, तो आपने कहना है जी यस, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। MCQs की बात कर रहा हूँ, बट अगर उसने स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी MCQ में दिया हुआ है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम भी दिया हुआ है, तो आपने हमेशा स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है। लेकिन अगर उसका सेंस जो है ऊपर टॉपिक का हो सकता है, आपके क्वेश्चन का सेंस हो कि बच्चों ने 40-90% बच्चों का रिजल्ट जो है वो बेहतर रहा है, तो SLO क्या मतलब, SLO का क्या मतलब होगा, तो फिर SLO का मतलब होगा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैव बीन बेटर। ठीक हो गया जी। ओके, अब ये जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, जब भी ये प्लान किए जाते हैं, या ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जब भी ये प्लान किए जाते हैं, एक तो ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक रहते हैं। आई होप सो कि ये क्लियर रहेगा, ये फ्यूचरिस्टिक रहते हैं। अच्छा, यहाँ से ना हम एक क्लास हम ख़त्म करके अब दूसरा टॉपिक शुरू कर लेते हैं, ताकि मतलब 40 हमारा मिनट होता है टाइम लेक्चर का, तो वो पूरा हो जाए। उसके बाद फिर इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। अभी रोज़ा अफ्तार किया है, तो वो ज़रा चलें, मैं इसको आगे डिस्कस कर लेता हूँ।